हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बायोलॉजी का जो सैम्पल पेपर अपलोड किया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, उसके हम एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे और इसके पीछे क्या रीज़न है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिमेन्स ऑफ न्यू सेल्स आर परसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो जो न्यू सेल्स के रिमेन्स होते हैं, जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ये आपका पाया जाता है ब्लैक पेपर में। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 रहेगा। और न्यू सेल्स की जो प्लॉइडी होती है वो न्यू सेल्स 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है। न्यू सेल्स के से ही मेगास्पोर मदर सेल बनता है और वहाँ से हमारा एम्ब्रियो सीड एम्ब्रियो सैक बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, इनर वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे इनरमोस्ट वॉल जो होती है वो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है, जिसका नाम होता है टेपिटम। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, इस शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए, दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं जिनके पास 20 पेयर हैं। तो एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, इनके पास 20 पेयर हैं। तो इसमें लिखा गया है कि स्ट्रैंड 1 है, इसमें 4 एडेनाइन है और 4 जो है साइटोसिन है। 4 ही एडेनाइन है और 4 साइटोसिन है। स्ट्रैंड नंबर 2 जो है, इसके पास 5 जो है साइटोसिन है। तो स्ट्रैंड नंबर 2 के पास 5 साइटोसिन है। अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग द एडेनिन वर प्रेजेंट इन स्ट्रैंड 2। स्ट्रैंड 2 के अंदर एडेनिन वाले कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमको चारगफ रूल और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को याद रखना है। तो आपको डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रैंड है, ये इसका दूसरा स्ट्रैंड है। तो एक स्ट्रैंड में टोटल 4 एडेनाइन है, तो इसके सामने वाले में 4 ही जो है थायमिन रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है। दूसरा है कि इसके अंदर 4 जो है साइटोसिन है, तो सामने वाले में 4 ही जो है ग्वानाइन रहेंगे। तो अब हमारे पास दूसरे स्ट्रैंड में थायमिन आ चुके हैं 4, ग्वानाइन आ चुके हैं 4। तो टोटल 4 और 4 8 और 5 13 हो चुके हैं। 13 के बाद बच गए हैं कितने, 7 टोटल, क्योंकि 20 हैं। तो 20 में से 13 गए तो 7 इसका आंसर आएगा कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनाइन है स्ट्रैंड 2 में, वो 7 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए सर्टेन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। स्पीसीज, एक इंसेक्ट की कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें एक जो सेक्स है उसमें 13 क्रोमोजोम है और दूसरे के अंदर 14 क्रोमोजोम है। तो आपको बताना है कि जिसमें 13 है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, जो ग्रास होपर होता है उसमें X0 और XX टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। X0 जो होता है वो होता है मेल और XX जो होता है वो होता है फीमेल। तो यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट ए पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए। अब देखो यहाँ पर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है कि जो डोमिनेंट एलील है ए, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.8 है। तो ये 0.8 आपके पी की वैल्यू है, स्मॉल पी। दूसरी जो है स्मॉल ए यानी कि जो रिसेसिव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.2 है। तो इसकी ये जो है क्यू की वैल्यू है। तो आपको जो है पता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। आगे इसने कहा कि भी हेट्रोजाइगस जो होते हैं उसकी जो है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। तो हमें पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो हमें हेट्रोजाइगस को बताना है तो 2 इंटू पी इंटू क्यू। तो 0.8 इंटू 0.2 तो अपना 0.32 आ जाएगा। तो इसका आंसर सबसे पहला रहेगा। हेट्रोजाइगस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2pq से। तो अपने पास p की वैल्यू है और q की वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरिएशन कोज्ड ड्यू टू म्यूटेशन। अब यहाँ पर आपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में 2 टाइप के जो है म्यूटेशन पढ़ी हैं। एक होता है डी वेरीज म्यूटेशन, एक होता है डार्विनियन म्यूटेशंस। तो यहाँ पर इसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि जो वेरिएशन जो होती हैं उनमें म्यूटेशन कैसी होती है। तो यहाँ पर आपको डार्विनियन और दूसरा है डी वेरीज, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो डार्विन ने कहा था कि जो म्यूटेशन होती हैं वो स्मॉल होती हैं और सिंगल स्टेप में नहीं होती हैं, थोड़ी थोड़ी इकट्ठे होकर के आती हैं, जो कि रैंडम होती हैं और डायरेक्शन लेस होती हैं। तो ये जो है डार्विन ने कहा था। तो यहाँ पर डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ऑप्शन केवल पहला आपका सही है कि म्यूटेशन जो है रैंडम है और डायरेक्शन लेस। डी वेरीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। जिन्होंने कहा था जो म्यूटेशन है वो लार्ज स्टेप होती है, म्यूटेशन बहुत लार्ज होती है और सिंगल स्टेप होती है, जिसको हम सोल्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सोल्टेशन की बजाय डार्विन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि म्यूटेशन जो है रैंडम है और डायरेक्शन लेस। अगला क्वेश्चन है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जिसको
जो कि चेंज हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन से। तो हमें पता है पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल नाइट्रोजन बेस की म्यूटेशन होती है और एक नाइट्रोजन बेस से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। न्यूक्लियोटाइड एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है डीएनए का, जो कि चेंज हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन से। अगला आपके सामने एक जो है डायग्राम है, और ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। यहाँ पर पूछा हुआ है कि जीनोटाइप क्या होगा इंडिकेटेड मैनर मेंबर का। तो यहाँ पर एक जो है मेंबर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको ऑप्शन को देख करके करना है, या सबसे पहले इसको समझना है कि ये जो डिजीज़ है वो ऑटोजोमल रिसेसिव है। ऑटोजोमल रिसेसिव है तो जो भी डिजीज होंगे उसका जीनोटाइप स्मॉल ए रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल ए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। आप ये यहाँ पर इस जो है पेडिग्री के कंप्लीट मेंबर्स को देखिए, तो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा, दोनों हेट्रोजाइगस रहेंगे। तो एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। अब इस केस में ये वाला जो मेंबर है यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो मेन है कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर वो हेट्रोजाइगस हैं, जिसके पास डिजीज़ का जो है डिजीज़ के आप कह सकते हो कैरियर है। तो स्मॉल ए दोनों पेरेंट्स से आएगा, तो दोनों होमोजाइगस रिसेसिव जब होंगे तो ही इनको डिजीज होगी। तो एक टाइप का ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर नंबर 4 रहेगा, स्मॉल ए। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा पेशेंट है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इसको इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए डॉक्टर उसको क्या दे रहा है। तो यहाँ पर आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से पढ़ा हुआ है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म नाम के फंजाई से आइसोलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें एक साइड में एंडोन्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ है, एक साइड में एक्सोन्यूक्लियस है। इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेन जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्सोन्यूक्लियस हमेशा एंड्स के ऊपर जो है कट करेगा, और एंडोन्यूक्लियस कोई भी डीएनए के बीच से भी कट कर सकता है। तो इसमें आप ऑप्शन ए और डी दोनों में एक्सोन्यूक्लियस एंड के ऊपर कट कर रहा है और एंडोन्यूक्लियस बीच में कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डीएनए की जो है पोलैरिटी का डिफरेंस है। मेन आपको याद रखना है, जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो 5 to 3 डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो जो आपका स्ट्रैंड जो रहेगा जहाँ पर ये एंजाइम कट करता है वहाँ पर, तो ये जो स्ट्रैंड रहेगा जहाँ पर एंजाइम कट करेगा वहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर आपको देखना है कि जहाँ पर कट किया है वो आखिरी न्यूक्लियोटाइड का 3' फ्री रहेगा, और दूसरी तरफ जो आपका कट होने के बाद जो बच गया उसका 5'। तो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सबसे पहला इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, ये कुछ भी नहीं आएगा। मेन इसमें आपको जो है कन्फ्यूजन रहेगा बी, सी और डी में। बी में लिखा हुआ है कि ये जो है पेस्टिसाइड के एक्युमुलेशन को फूड चेन में रोकता है। अगला है कि ये एलिमिनेट जो है कर देता है पेस्ट को, ताकि मैनुअली हमें उसको उठाना ना पड़े। और ये आखिरी है कि ये मैक्सिमम न्यूट्रिशनल कंटेंट को जो है क्रॉप में रिटेन कर लेता है, जो कि पेस्ट खा सकता था। तो इसमें सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करके फूड चेन के अंदर जो पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल केमिकल होते हैं उसको अकुमुलेट होने से रोक रहे हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हम केमिकल जो मेथड्स हैं उनके इस्तेमाल से भी कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट अगर जो है केमिकल का यूज़ अगर हम पेस्ट को मारने के लिए करते हैं तो हमारी फूड चेन को इफेक्ट करता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर अलग अलग जो है आपके ऑब्जर्व द कंटेंट 1, 2, 3 and 4 ऑफ सॉइल सैंपल ए, बी एंड सी। यहाँ पर 3 जो है सॉइल के सैंपल हैं ए, बी और सी, और यहाँ पर ए 1, 2, 3 और 4 अलग अलग जो हैं ग्राफ दिखाए हुए हैं एक के अंदर। इफ़ द टेम्परेचर एंड द सॉइल मॉइस्चर ऑफ ऑल द सॉइल सैंपल्स आर आइडेंटिकल, मतलब जिस जो सभी जो सॉइल सैंपल हैं उनके अंदर एक तो टेम्परेचर और एक मॉइस्चर दोनों में सेम है। तो इसने पूछा है कि भाई नीचे दिए गए जो सॉइल सैंपल है उसमें सबसे फास्ट जो है डिकम्पोजिशन किसका होगा। तो यहाँ पर एक जो है साइड में लिखा हुआ है कंटेंट का परसेंटेज, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में 1 में है लिग्निन को इंडिकेट कर रहा है, 2 के अंदर काइटिन को इंडिकेट कर रहा है, 3 के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट और 4 के अंदर शुगर कंटेंट। तो बेटा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना ज़्यादा लिग्निन और काइटिन होगा उतना ही स्लो डिकम्पोजिशन होगा। तो उस ग्राफ को देख लीजिए जहाँ पर 1 और 2 सबसे कम है और 3 और 4 सबसे ज़्यादा है। तो आपका जो है सॉइल सैंपल जो सी है आई थिंक उसमें जो है सबसे ज़्यादा फास्ट डिकम्पोजिशन रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है रीजन और असर्शन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। असर्शन में लिखा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड होता है जो कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद मिलता है, तो ये वाली गलत है। अगला है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ए जो है वो फॉल्स है और आर ट्रू है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला जो है 14th वाला आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो है सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये बात सही है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर आरएनए सिंथेसाइज होगा। और अगला है इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा जो है ट्रांसक्राइब होता है, तो हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो इसका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ती है, ये बात सही है क्योंकि स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है और निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और जिससे एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन निकलेंगे, जिससे दोनों ही ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज होंगी, तो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। अगला है पीसीआर एक जो है पावरफुल टेक्निक है जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोसिस के अंदर यूज किया जाता है, आपने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर, चैप्टर नंबर बायोटेक का दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन वाला। और इसका रीज़न है कि पीसीआर क्योंकि डिटेक्ट कर सकता है बहुत ही लो अमाउंट ऑफ डीएनए को, इसीलिए इसको जेनेटिक डिसऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो बेटा ये है आपके सैम्पल पेपर के शुरू के 16 एमसीक्यू। अगर आपको किसी में भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा से अलग से एक क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से आपको नोटबुक में समझाऊंगा।